हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस टारगेट बैच में हम किन चीजों के बारे में बात करेंगे और हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा सोशल स्टडी का, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छी तरीके से। आपको पता होगा चैप्टर नंबर 8 था हमारा और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जिसमें कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में हमने बात करी थी कि कितने टाइप के रेनफॉल होते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसमें टाइप्स डिस्कस किए थे। इवन आपको इमेजेस भी मैंने बताई थी कि किस तरीके की रेनफॉल क्या होती है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझा था। देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आता है ना कि हम कौन सा टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से सारी चीजें हमारी बढ़ रही हैं, तो आपको करना क्या है ना, पूरा सिलेबस नोट डाउन करके रखना है यार अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर है? और जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं उनको पता है यार कि मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो बच्चे कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। यार वो रूल्स बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए भाई। इसके साथ साथ में आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको खुद लिखिए। अरे यार, मार्केट में ना बहुत सारे लोग अपने अपने नोट्स, बुक्स, पता नहीं हजारों किताबें। मैं कह रहा हूं आप खुद के नोट्स बनाइए। आपके नोट्स आपको खुद समझने में आसानी होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए चीजों को, तो खुद के नोट्स बनाइए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना कि यार आज तो सर हमने जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले उसको तो कंप्लीट करूंगा, उसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी सॉल्व करके जाना है। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। क्लास के बीच में अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं, एमसीक्यूज कराए जाते हैं, तो उनको सॉल्व करना है, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है भाई। डेली का होमवर्क डेली करिए। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। सिलेबस ट्रैकर जो सीट है ना उसको फिल करना जरूरी है। इसके साथ साथ अगली क्लास जब आप अटेंड करो तो पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करना है। ये चीज कुछ बेसिक से रूल है, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकते हो। और आज हम डिस्कस करेंगे यार, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है जिसमें हर बार बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इवन कि हम रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। राइट? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने जो सिलेबस है उसको नोट डाउन करके रखा हो। मैथ्स तो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, आपको पता है, और मैथ्स हमने कंप्लीट कर ली है। आपको क्या करना है, रिवीजन भी करते रहना। साथ साथ रिवीजन करोगे तो क्या होगा, जो टॉपिक्स में डाउट होगा आप पूछ सकते हो। जो बच्चे मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं, आपको भी रेगुलरली इस चीज को फॉलो करना है। तो चलिए जी, अब हम शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम फाइटर्स, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंपोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स, अर्थक्वेक्स, सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, टाइप ऑफ रेनफॉल। तो आज हम ये जो टॉपिक नंबर 9 है ना, इसको डिस्कस कर रहे हैं कि रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। फिर आगे हम बात करेंगे मेजर ग्रासलैंड के बारे में, रॉक साइकिल, वाटर साइकिल, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, डिटेल्ड में समझेंगे चीजों को। डोंट वरी, मेरे साथ हो, सारी तैयारी होगी। चलिए शुरू करते हैं जी। ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कराएंगे सोशल स्टडीज के अंदर, और मैथ जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि बहुत अच्छी तरीके से हमने सारी चीजें कंप्लीट करी है। और ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है चेंजेस, ये पूरे सोशल स्टडीज के टॉपिक है। आप इनको नोट डाउन कर लो, फिर देखोगे कौन कौन से टॉपिक आपके हो चुके हैं। इसमें से हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 कर दिया, इंटीरियर ऑफ अर्थ कर दिया, फ्रीडम फाइटर्स किया, क्लाइमेट चेंज किया, इंपोर्टेंट मूवमेंट्स किया, अर्थक्वेक्स किए, सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म कर लिया, टाइप्स ऑफ रेनफॉल कर लिया, और आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर मेजर ग्रासलैंड। इस तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरा मिक्सअप में पढ़ा रहा हूं आपको ताकि चीजें आप आसानी से समझ पाओ। क्लियर है? देखिए, जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो आपने सुना होगा यार कि सबसे पहले तो आपको समझना होगा रिसोर्सेस लिमिटेड है हमारे पास में। जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, वाटर हो गया। इसके बिना बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बिना लगभग जीवन असंभव है। और पानी नहीं होगा तो क्या होगा, जीवन असंभव है।
तो हमें हमेशा कहा जाता है कि यार पानी बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है। जो प्रकृति से एनर्जी मिल रही है, जैसे कि विंड से एनर्जी हो रही है या फिर सोलार से एनर्जी मिल रही है, तो उसका हमें ज्यादा ज्यादा यूज करना है, ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा देना है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आती है, कि आपका डेवलपमेंट होता रहे और जो संसाधन है उसका भी यूज होता रहे, और आगे वाली जनरेशन्स के लिए भी संसाधन बचा करके रखने हैं, जो रिसोर्सेस हैं उनको हमें क्या करना है? बचा के रखना है। कहते हैं ना कि यार पानी को बचाओ, बिजली बचाओ, ताकि आगे के लोग यूज कर पाए। अब देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अब ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, ठीक है। देखिए ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन की अगर मैं फ्लैश लाइट चालू कर दूं और चालू करके छोड़ दूं और हर दिन ऐसा करूं तो क्या होगा? जो मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए मैं 8 से 10 घंटे 12 घंटे का वेट करता हूं, वो बहुत फास्ट ड्रेन होगी इसकी बैटरी, और मुझे क्या यूज करना होगा? इलेक्ट्रिसिटी यूज करना होगा। यानी कि कहीं ना कहीं मैं अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको बढ़ा रहा हूं। क्लियर है? और इससे क्या हो रहा है कि मैं एक्स्ट्रा एनर्जी यूज कर रहा हूं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, चाहे जो भी चीजें। तो हमें संसाधनों को सीमित करते हुए जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसमें हमें खुश रहना है, और इसके साथ साथ में जो भी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी चीजें बचा करके रखनी है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर ये जो चीजें होती है, स्मार्ट एजुकेशन हो गया, जैसे कहते हैं ना पेपर बचाओ। पेपर बचाने का क्या मतलब है भैया? पेपर बचाओगे क्योंकि पेपर जो बनता है वो पेड़ों से बनता है, पेड़ों की कटाई तो वहां पे क्या होगा? कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कनेक्शंस हमारे इन्वायरमेंट से, इसलिए स्मार्ट एजुकेशन, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाटर मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। अगर मैं मार्कर से यूज करूं या व्हाइट बोर्ड पे यूज करूं तो क्या होगा? वहां पे इंक का यूज होगा, बहुत सारी चीजें यूज होगी बार बार। क्लियर है? और कहीं ना कहीं चीजें हमें बार बार जो चीजें रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो, लिमिटेड मात्रा में है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। जो उससे केमिकल निकलता है, जो मार्कर में केमिकल होता है, वो भी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझते हुए प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हमें सोचना चाहिए। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं सबसे पहले तो उसके बारे में बात करेंगे, और ये सारी चीजें वाटर का मैनेजमेंट हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी हो गया, स्मार्ट हेल्थ हो गई, ई गवर्नेंस हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो गया। ये सारी चीजें हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, करेक्ट। ऐसे आइटम्स जो ह्यूमन की नीड को पूरा करते हैं, जो इंसान की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसे हम रिसोर्सेस कहते हैं। वो नेचुरली भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, राइट। ये मोबाइल नेचुरल नहीं है, ये किसी इंसान ने बनाया है। तो ये क्या है? ये इंसान की नीड है, जरूरत है, ठीक है। अब इसको इंसान यूज कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये एक तरीके का रिसोर्स है, ठीक है। अब इसी मोबाइल फोन को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना फालतू यूज कर रहे हैं, उनको कोई काम धाम नहीं है, रील्स देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनका बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं यार, लेक्चर्स देख रहे हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, तो इसको हम कहते हैं रिसोर्सेज, करेक्ट। नेचुरली भी और मैन मेड भी हो सकते हैं रिसोर्सेज। अब कुछ रिसोर्सेज के टाइप बता देता हूं मैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे इन्वायरमेंट में आप देखोगे कुछ चीजें हमें नेचर से मिलती है, भैया उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे वाटर हो गया, जंगल हो गए, फॉरेस्ट हो गए, फ्रूट्स हमें मिलते हैं, वो नेचुरली मिलते हैं हमें, करेक्ट। सॉरी, सर्दी हो गई है। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, हमने समझा। अब एक होता है ह्यूमन मेड, जैसे कि इंसान बनाता, बिल्डिंग्स बनाता, रोड्स बनाता है, तो ये इंसानों के द्वारा रिसोर्सेज हैं भैया। हमने घर बनाया, हमने ये पूरा स्टूडियो सेटअप किया है, तो ये इंसान ने बनाया, करेक्ट। क्यों बनाया? ताकि हम चीजों को और बेहतर तरीके से एजुकेट कर सके, बता सके, समझा सके। तो ये क्या है? एक तरीके से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हुआ, करेक्ट। इसी तरीके से ये डिजिटल बोर्ड भी किसी ने बनाया होगा, ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होता है? एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गए, ये इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जैसे दिमाग हो गया किसी का, भैया उसके अंदर कोई स्किल्स है। जैसे मान लीजिए
मेरे अंदर एक पढ़ाने की स्किल्स है, राइट, मैं एआई यूज करना जानता हूँ, मुझे कंप्यूटर यूज करना आता है, मुझे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ये सारी चीजें आती है, करेक्ट। तो ये क्या है, एक स्किल है। जरूरी नहीं है कि ये सारे लोगों को आती हो, यानी कि जो स्किलफुल व्यक्ति है, आप देखोगे, आपने सोचा होगा कि यार हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि यार गूगल कंपनी का सीईओ इंडियन है, इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ इंडियन है। वो क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनके अंदर स्किल्स है, उनके अंदर नॉलेज है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज कहां दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं। यानी कि अगर आप स्किलफुल हो, अगर आपके अंदर नॉलेज है, तो आप भी इस कंट्री के लिए, इस देश के लिए एक आप रिसोर्स हो, यानी कि आप एसेट हो, लाइबिलिटीज नहीं हो। लाइबिलिटी वो लोग हैं जिनके अंदर ना कोई स्किल्स है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ देश में कंट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते। भाई देखिए, अगर किसी को ये प्रेजेंटेशन बनाने आ रही है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एआई का यूज करके, चाहे किसी भी चीज का यूज करके, दैट इज स्किल। तो स्किल आपको तो सीखना होगा। स्किल जितने, कहते हैं ना, देश जितना स्किलफुल होगा उतने ही देश में ग्रोथ होगी। अब बहुत सारे लोग हैं, देखिए, अलग अलग चीजों पे डिबेट करते हैं, रिलीजन पे डिबेट करते हैं, वो कोई स्किल नहीं है। स्किल है आप देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके अंदर कोई ऐसी चीज है क्या जिससे कि देश को फायदा हो, दैट इज स्किल। नॉलेज ऑफ पीपल, ये होता है स्किल। तो ये रिसोर्सेस होते हैं ना, इनको भी रिसोर्सेस के अंदर ही काउंट किया जाता है, करेक्ट। जब अच्छे टीचर्स होंगे तो अच्छे लोग डेवलप होंगे, कंट्री में अच्छे लोग डेवलप होंगे, उनका नॉलेज अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें डिपेंडेंट रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नेचर से हमें मिलती हैं, जो प्रकृति से हमें मिल रही है, वो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गए। अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो रिन्यूएबल है, मतलब हम उसको ओवर द टाइम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। जो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अच्छा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, ये क्या है, रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है भाई, नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जैसे फ्यूल हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीजें आती है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, विंड एनर्जी को बढ़ावा देना है। ऐसा क्यों करना है भाई, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है ना, वो भाई देखिए, वो धूप से चलती है, सूरज की रोशनी से चलेगी, करेक्ट। वहां से एनर्जी आप यूज करो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, उससे ये सारी लाइटें वगैरह और ये सारी चीजें चल रही हैं। सपोज मैं अपने एकेडमी के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ऊपर में सोलर प्लेट लगा दूं, तो क्या होगा, मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहा हूं, ग्रीन एनर्जी का यूज कर रहा हूं। इससे क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी है वो बचेगी। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं, और हम लोग सोचते भी हैं कि ऐसा करें। जो लोग एजुकेटेड है ना, वो इस चीज को करते भी हैं। जैसे मेरे दिमाग के अंदर भी, मेरे दिमाग में भी है ये सारी चीजें कि यार हम ये चीज करनी चाहिए और आई होप बहुत जल्दी हम लोग कर पाएंगे भी इस चीज को। विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई। ठीक इसका अपोजिट भैया, जिसको हम बहुत लिमिटेड है मात्रा में, और इसको बनने में ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं भाई। इसको बनने में, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, बनने में लाखों, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, मिनरल्स हो गए, ये लिमिटेड है हमारे पास में। तो इसीलिए हमें सोच समझ करके इनका यूज करना चाहिए, ठीक है, बचाना चाहिए आने वाली फ्यूचर्स के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, ये हो गए हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स को पढ़ लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया, और आई होप कि आप लोग साथ साथ में कॉपी में नोट डाउन भी कर पा रहे होगे यार, बहुत अच्छी तरीके से, एक सिंपल वे में, एक कहते हैं ना कि बहुत ही सिंपल वे में नोट्स में आपको दे रहा हूं, और आप मेहनत करो यार। ये तो हमने बात करी रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज के टाइप्स की। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और स्किल बेस्ड जो ह्यूमन रिसोर्स है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, और ये जो टॉपिक है ना, जो बच्चे फ्यूचर में आगे चल करके अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर करते हैं, तो वहां पे ये टॉपिक, तो कहते हैं ना कि जब भी आप मेंस के आंसर्स राइटिंग करते हो, तो उसको हमेशा रिसोर्स क्या बोलते हैं, इसे कनेक्ट करके लिखने के लिए बहुत सारे लोग इन चीजों को याद भी रखते हैं,
ताकि जो अपने मेंस की राइटिंग कर सके तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चीज़ों को लिख पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले तो भैया कोई भी गरीब न रहे, कोई भी भूखा न रहे, जीरो हंगर हो, गुड हेल्थ वेल बीइंग हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, जेंडर इक्वलिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हो, रिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जो इनइक्वलिटीज हैं वो कम हो, जो अमीरों और गरीबों की खाई है वो कम हो। इसके अलावा सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज डेवलप हो, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हो और प्रोडक्शन हो, है ना, क्लाइमेट एक्शन हो कि क्लाइमेट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, लाइफ बिलो वाटर राइट, लाइफ ऑन लैंड पे कैसी लाइफ होनी चाहिए उसके बारे में, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप हो ताकि एक कॉमन गोल की तरफ में सब लोग आगे बढ़ सकें। तो ये सारी की सारी चीजें है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और ये अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एआई में भी आ रहा है, राइट, कि हमें एआई को डेवलप कर रहे हैं तो कैसे रूल्स होने चाहिए, कैसे लोग यूज करने चाहिए, क्या उसके जो चीजें हैं वो यूज होनी चाहिए, किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं अच्छी चीजों के लिए, क्या उसके थ्रेट हो सकते हैं, इन सारी चीजों पे चर्चाएं होती रहती हैं। तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स, राइट, द ग्लोबल गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से चीजें होती हैं उसके बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं सतत विकास। मतलब डेवलपमेंट आपका हो, डेवलपमेंट दैट मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस एबिलिटी टू मीट देयर्स। मतलब जो प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रही है ना, वो डेवलपमेंट हो लेकिन फ्यूचर जनरेशंस को ध्यान में रखते हुए उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? लोग कहते हैं यार इसके क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं सर, आप बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रिंसिपल आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हो। भाई देखिए सबसे पहले तो जो रिसोर्सेस है उनका कंजर्वेशन, कि भैया एफिशिएंट हो, केयरफुल यूज हो उसका, सावधानी पूर्वक लोग यूज करें उसका, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में ही यूज कर रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं चीजों को। इसके अलावा इंटरजेनरेशनल इक्विटी, यानी कि इंश्योर करें फ्यूचर जनरेशंस के लिए कि भाई आगे के लिए जो फ्यूचर्स में जो रिसोर्सेस हैं वो आगे की जनरेशंस भी यूज कर पाए, इन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज रखना चाहिए, राइट। और नॉन रिन्यूएबल के जो रिसोर्सेस हैं उनका यूजेस धीरे धीरे कम करना चाहिए, उसके अल्टरनेटिव्स डेवलप करना चाहिए, ये सारी चीजें। इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है आपको कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। पारिस्थितिक संतुलन का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई जीव जंतु ऐसे होते हैं जो खत्म होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये हमारे, इसका मतलब ये है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे कहीं ना कोई जीव जंतु को नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बने रहना चाहिए। आपने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया में जब भूखमरी आई थी तो लोग वहां पे मेढकों को मार करके भी खाना चालू कर दिया था, और बहुत सारे जो चीजें हैं वो एक समय पे खत्म हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो बने रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आने वाली जनरेशन को लेकर के। अब ये है कि क्या क्या स्टेप्स हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट को स्टेप क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यार जो यूज है ना जिस चीज का, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे क्या होता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे ऐसा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में बाइक है, स्कूटी है, कार है, वॉटेवर जो भी है, ठीक है। अब यहां से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए भी हम जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, पैदल जहाँ पे जाने, जैसे कुछ लोग है ना कि अरे यार 2 मिनट जाने में लग रहा है, 5 मिनट जाने में लग रहा है, दुकान पे जाना है, कोई सामान लाना है, तो लोग क्या करते हैं, अपनी स्कूटी की चाबी निकालेंगे, बाइक की चाबी निकालेंगे और पैदल नहीं जाएंगे, अपनी गाड़ी को किक स्टार्ट करेंगे और जाएंगे, फिर सामान लेकर के आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप उसको
जो यूजेस हैं उसको मिनिमाइज नहीं कर रहे हो। हर छोटी छोटी चीज अगर हम करें ना, हर एक इंसान करना लगे, इंडिया का हर एक इंसान जागरूक हो जाए छोटी छोटी चीजों में, तो हम बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं फ्यूचर की जनरेशन के लिए। करेक्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज करना चाहिए, ये स्टेप्स हो सकती हैं कि यार आपको जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए। आप अपनी कार से जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी जैसे 4 लोग और साथ में जा सकते हैं, उनको भी ले जाइए। तो ये सारी चीजें आप करिए। मिनिमम रिसोर्सेस यूजेस करिए, कम संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना है। ऐसी चीजें जाके जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज करें, जैसे पानी है, पानी का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनेगा उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सके। ठीक है। जापान इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि जापान के जो टॉयलेट्स हैं, जो वॉशरूम्स हैं, बहुत ही क्लीन होते हैं। क्यों? उनका एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि पानी का ये रीयूज करते रहते हैं, वाटर का रीयूज करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं, तो यूज करिए, रीयूज करिए। कन्वर्ट जो हमारा वेस्ट मटेरियल, जैसे प्लास्टिक है, आपने सुना होगा कि जो प्लास्टिक है, मात्र 9% प्लास्टिक ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो रीयूज हो पा रहे हैं। तो प्लास्टिक्स जो है उसका रीयूज करिए, वेस्ट मटेरियल से कोई नई चीज बनाने की कोशिश करिए, रिसाइकल करिए। अफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि यार ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाइए ताकि बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, वन रोपण करिए। इसके अलावा प्रमोट करिए रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे कि सोलार हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। इस तरीके की एनर्जीज को क्या करना है? बढ़ावा देना है। राइट। तो ये सारे स्टेप्स को ले करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मैनेजमेंट को और बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें करना होगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेना होगा। चलिए कुछ चीजें हम समझते हैं कि यार क्या रिलेशन है रिसोर्स का यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जैसे हम क्या होता है कि हम जब चीजों को रिसाइकल और रीयूज करते हैं ना, तो हम तो क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूज कैसे हम बना सकते हैं, उसको प्रमोट करिए। जैसे कि आपने देखा होगा प्लास्टिक की बोतल जो फेंक देते हैं, बहुत सारे लोग उससे क्रिएटिव काम भी करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो चाय पीने के पॉट होते हैं ना, बर्तन, उसको ऐसा बनाया कि ताकि लोग उसको खा भी सकें। कुछ इस तरीके की चीज उसमें बनाई उन्होंने। तो इस तरीके नई नई चीजें की जा सकती हैं जिससे कि हम रिसाइकल रीयूज कर सकें। प्रायोरिटाइज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना, जैसे कि मैंने बताया विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब चीजों को प्रायोरिटी देनी है। और यही सारी चीजों को मैंने यहाँ पे भी हिंदी में भी लिख दिया है कि सीमित उपयोग करना है, रिसाइकल करना है, रीयूज करना है, जो नवीनीकरण संसाधन है उनको प्राथमिकता देनी, जैसे सौर हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, इन सब चीजों को। और हिंदी में भी आप नोट्स बनाते चलिए, लिखते जाइए यार, साथ साथ में सुनते भी जाइए, लिखते भी जाइए। आपको लग रहा है स्पीड फास्ट करनी है, 2x में करिए, वॉटएवर जो भी आपको समझ आ रहा है चीजें करिए, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, मैं आपसे पूछने वाला हूँ इसी चीज से रिलेटेड भी। फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को यूज करना चाहिए ताकि, और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों, इकोनॉमी की ग्रोथ भी हमें चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट में कोई नुकसान न पहुंचे। करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण हो गया, आर्थिक विकास और स्थिरता हो गई। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लोग प्लास्टिक्स का इतना यूज करते हैं और हर कहीं फेंक देते हैं। फिर क्या होती है, गवर्नमेंट उसको क्लीन करने के लिए उसको लोगों को जागरूक करने के लिए मार्केटिंग में पैसा खर्च करती है। यार अब यहाँ पे है ना ये चीजें गड़बड़ हो गई हैं, तो ऐसा, जैसे दिल्ली का एनवायरनमेंट बहुत बेकार हो चुका है ना, तो अब लोग उसको प्रमोट करने के लिए, अब उसको सही करने के लिए हम इतना सारा पैसा खर्च करें। क्यों ना हम पहले से ही जागरूक रहे कि जब चीजें खराब होती जा रही हैं उसी टाइम पे ही स्टेप्स लेना चालू कर दें, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए लोगों के ऊपर पर्यावरण, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। क्लियर है? तो ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं और आई होप कि आपको बातें समझ भी आ रही होंगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके की चीज है। हमने सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की। और अब हम बात करेंगे PYQ को सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, MCQs को सॉल्व करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप मुझे बताइए कि रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है। व्हाट इज रिसोर्स? सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी यूज, या फिर आइटम जो ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है, या थिंग्स दैट आर ऑलवेज मैन मेड, या फिर ऑल ऑफ द एबव, ये सारे ऑल ऑफ द एबव क्या है?
देखिए रिसोर्स का मतलब होता है वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, या फिर जो स्किल्सफुल हो उसको भी हम रिसोर्स के अंदर काउंट करते हैं। यानी कि आइटम जो इंसान की नीड को, उसकी जरूरत को पूरा करता है, उसको हम कहते हैं आइटम्स दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस? कौन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के सोर्स है? कोल है, सोलार, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। तो आपको पता है सोलार एनर्जी वो रिन्यूएबल में काउंट होता है। मैं बार बार कहता हूं यार कि आपको है ना अपनी कॉपी और नोटबुक निकालना है। ये जो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं ना 15-20 जितने भी हम करते हैं 1 से लेके 15-20 तक लिखिए। जितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं उसको टिक करते जाइए मेरे साथ में, और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही गए। मैं जान इससे मुझे पता चलता है कि कौन सा बच्चा सीरियस है। करेक्ट। जहां भी आपको कमेंट करने का मौका मिल रहा है कमेंट करिए, इससे आप अवेयर होंगे चीजों को लेकर के। कमेंट करेंगे ना तो मेरा भी उत्साह बढ़ा रहता है यार कि चलो फटाफट कोर्स भी कंप्लीट करना है, सारी चीजें करनी है, तो कमेंट करना है यार। वो एक कमेंट है ना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेस? कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन मेड का एग्जाम्पल है? ये सारी चीजें आपको बतानी है कि कौन सी ऐसी चीज है जो ह्यूमन मेड का एग्जाम्पल है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए वाटर, फॉरेस्ट, रोड और कोल। भाई रोड इंसान बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है भैया? ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस या मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर? बिना फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए प्रेजेंट की नीड को पूरा करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इग्नोरिंग फ्यूचर जनरेशंस या फिर यूजिंग ओनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस? नो, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट फ्यूचर हार्मिंग। ये जो है ना इंटर जनरेशन इक्विटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो रिसोर्स है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए फ्यूचर की जनरेशंस के लिए। ऐसा नहीं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए आज से लेके अगले इतने सालों तक, नहीं, प्रिजर्व करके रखो फ्यूचर जनरेशन के लिए। और नहीं, करंट जनरेशन शुड बी रिसोर्सेस। अभी करंट जनरेशन जो है ये है क्या? नहीं। एलिमिनेट रिसोर्सेस को यूज बंद करना है? नो भाई, इसका आंसर है प्रिजर्व करके रखो फ्यूचर जनरेशन के लिए। विच इज नॉट एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है? विंड एनर्जी, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, कोल नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल नॉन रिन्यूएबल है। यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट मतलब रिन्यूएबल हमें फाइंड आउट करना है जी, तो रिन्यूएबल हमारा विंड एनर्जी हो गया। चलिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसाइकलिंग? का उद्देश्य क्या है? वेस्ट को इंक्रीज करना, नए वेस्ट बनाना, या फिर वेस्ट को रीयूजेबल मटेरियल में यूज करना, या अवॉइड रिसोर्स यूजेस? भैया इसका मतलब है कि कन्वर्ट करना है आपको रीयूजेबल मटेरियल्स में। किसको? वेस्ट को। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए यार, इसकी मदद वन रोपण से किस में मदद मिलती है? फॉरेस्ट को रिड्यूस करने में, प्लांटिंग ट्रीज टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटीज, या फिर रिमूविंग ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, या इंक्रीज पॉपुलेशन? भाई प्लांटिंग ट्रीज टू मेंटेन biodiversity, that is option number B will be the right answer। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। which is a not a step of sustainable resource management? कौन सा टिकाऊ संसाधन प्रबंधन का चरण नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, डिप्लेट और रिसाइकल। अच्छा, रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज वापस से यूज करना, डिप्लेट किसी चीज की कमी होना, क्षय होना उसके अंदर, रिसाइकल वापस से उसको हम किसी और चीज में रिसाइकल करके यूज करना। कौन सा इसका चरण नहीं है? तो हम कह सकते हैं डिप्लेट, ये इसका चरण नहीं है। क्लियर है? स्टेप्स नहीं है मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का वर्णन करता है? रिसोर्सेस जिसे हम रिप्लेनिश क्विकली कर सकते हैं, या फिर यार मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं यार उसको बनने में, या अनलिमिटेड है, या फिर ऑलवेज अवेलेबल इन अवेंडेंस? नहीं भैया, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं उसको बनने में। यही डिस्क्राइब करता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और फ्यूल, पेट्रोलियम पता नहीं कैसे बनता है, बहुत लाखों
हजारों साल, करोड़ों साल लगते हैं, भूकंप आता है, तूफान होता है, हजारों साल तक मिट्टी दबी रहती है, पेड़ पौधे दबे रहते हैं, उसके बाद कहीं जा करके हमें पेट्रोलियम मिलता है। इसके बाद भी हम उसको वो करते हैं, उसको 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 क्लीन किया जाता है ताकि उसको यूजेबल बनाया जा सके। तो बहुत लंबी प्रोसेस, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट द इकोलॉजिकल बैलेंस, कौन जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बढ़ावा देता है? ओवर यूजिंग रिसोर्सेज का ओवर यूज है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, या फिर बायोडाइवर्सिटी को इग्नोर करना, या डिप्लेटिंग फॉरेस्ट? भैया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है ये बायोडाइवर बैलेंस को बना करके रखता है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्राइमरी फोकस क्या है? कि भैया इन्वायरमेंट की केयर करते हुए इकोनॉमिक को बैलेंस करना, दैट इज अ प्राइमरी फोकस। केवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं, एक्सप्लॉइटेशंस नहीं रिसोर्सेस का, उसको अवॉइड नहीं, बैलेंस करके चलना है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे। यूजिंग सोलार एंड विंड एनर्जी प्रमोट्स, ये किस चीज को बढ़ावा देते हैं भाई? ये रिन्यूएबल एनर्जीज के यूज को बढ़ावा देते हैं। बहुत ही सिंपल है, और एक ही बिना ऑप्शन देखे आप आंसर्स को तुरंत दे सकते हो अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बातें हैं, जो सुनी है, ध्यान से लिखी है, नोट्स भी बनाए हैं, तो आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हो। Why should we prioritize renewable resources? हमें नवीनीकरण संसाधनों को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए? क्योंकि दे आर अनलिमिटेड है क्या क्वांटिटी में, या रिप्लेनिश ओवर द टाइम में, रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट, या फिर डिफिकल्ट टू यूज, या नेवर कॉजेज ऑफ हार्म इकोसिस्टम। ये है भैया ओवर द टाइम ये चीजें क्या हो जाएगी, चीजें कम हो जाएगी ओवर द टाइम। एनवायरमेंटल पे जो इंपैक्ट होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा जब हम इनको यूज करना स्टार्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाना, ये प्रक्रिया कहलाती है अफॉरेस्टेशन, राइट। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? उसका ठीक अपोजिट होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? जब इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा डिसेक्ट्रिफिकेशंस, डिजर्टिफिकेशंस, मतलब डिजर्टिफिकेशंस का मतलब होता है जहां पर डेजर्ट ज्यादा होते हैं, अफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया कही जाती है। Which principle ensure equal access to resources for all generations? कौन सा सिद्धांत सभी पीढ़ियों के लिए संसाधनों तक समान पहुंच को सुनिश्चित करता है? इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिवेंट करता है किसको भाई? रिसोर्सेज को डिप्लीटेशन से, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से, इकोनॉमिक ग्रोथ से, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको हम कहते हैं भैया रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन है, जो उसका क्षय है, उसको रोकता है कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीयूज इन रिसोर्स मैनेजमेंट? रीयूज का मतलब होता है कि यूजिंग रिसोर्स ओनली वंस नहीं, अवॉइडिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, या फिर यूजिंग आइटम मल्टीपल टाइम्स, क्रिएटिंग बेस्ट प्रोडक्ट्स। भैया मल्टीपल टाइम्स यूज करने को ही हम क्या कहते हैं? रीयूज कहते हैं। किसके अंदर? रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। Which sector benefit most from sustainable development? Environmental या इकोनॉमी या बोथ? भैया दोनों को फायदा होगा, इन्वायरमेंट को भी और इकोनॉमी को भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से दोनों को फायदा होगा, इन्वायरमेंट को भी और इकोनॉमी को भी। Which of these the key benefit of sustainable development का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? शॉर्ट टर्म ग्रोथ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, रैपिड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, या इग्नोरिंग एनवायरमेंटल? भैया बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये इसका एक मेन लाभ होगा। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोग जिएंगे, क्वालिटी लाइफ होगी इससे। किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो आई होप कि आपको रिसोर्स क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, क्या इसके इंपैक्ट्स हैं, कैसे हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी बातें आप लोग आई होप कि आप समझ पाओगे। अगर आपने समझ लिया है ना, तो आप मुझे भी समझो। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ करके मेंटोरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर आप हमें ट्रैक करिए, हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आप हमें ट्रैक करिए, बिल्कुल हम आपको ट्रैक करेंगे। ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई। ये भी हो गया। आज हमने रिसोर्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लिया, कल हम मेजे ग्रासलैंड पढ़ेंगे और रॉक साइकिल एंड वाटर साइकिल फिर उसके बाद। इसे हम ट्रैक करते हैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट एमसीक्यूज कर लिए, ठीक है, नोट्स बना लिए, ठीक है, तो ये आप टिक करिए। यहाँ ये क्या है आपका? ये भाई
आपका मेंटरशिप प्रोग्राम में जो सीट दी जाती है वो उसकी सीट है, और ये सभी को करनी है। क्या हम कंप्लीट, देखिए जब हमें पता रहता है ना कि यार हम कितना पार्ट पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ना बाकी है, तो हम एक सही डायरेक्शन में चलते हैं। बहुत सारे लोग यार पीछे पड़े रहते हैं कि सर ये फॉर्म कब आएंगे, वो फॉर्म कब आएंगे। भाई आएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। आप पढ़ाई पे फोकस करिए भाई, पढ़ाई पे ध्यान देना है अपने को। नहीं तो पता चला दुनिया भर की उसी पे वीडियो बना रहे हैं और फिर कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपकी तैयारी हो चुकी है, क्या आएगा फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, बात खत्म हो जाएगी ना भाई। इसमें क्या है, थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, और ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसको ट्रैकिंग सीट में आप रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार हमें सर की ज़रूरत है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, मेंटरशिप के बारे में पता करिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेंटरशिप बस उन बच्चों के लिए है जो सैनिक स्कूल और नवोदय में प्रिपरेशन करें। नो भाई नो, बोर्ड एग्जाम्स में आप हो, आपके छोटे बड़े भाई बहन, उनके लिए भी हम मेंटरशिप देते हैं। 1-to-1 होती है, 1-to-1 पूछूंगा मैं, आपने ये किया, ये कंप्लीट नहीं किया, इसको ऐसे कंप्लीट करिए, इतने कम समय में अपनी तैयारी को आप ऐसे कर सकते हैं। दैट इज अ मेंटरशिप। ये कोच का क्या काम होता है भाई, आपकी कमियों को बताना, उस पर काम करके उसको सॉल्व करना, हम दोनों मिल करके सॉल्व करेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एनालिसिस, सिलेबस का भी एनालिसिस कराएंगे, आपका टेस्ट भी लेंगे, डाउट भी क्लियर करेंगे, आपके लिए एक आपके अकॉर्डिंग जो प्लान होगा वो हम बताएंगे। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, इंग्लिश में वीक होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका प्लान होगा। ऐसा थोड़ी कि मैंने एक प्लान बना दिया उसी पे सारे लोग चलेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं, और वीकली रैंक की पोजीशंस भी हम बताते हैं, सिलेबस में टेस्ट भी लेते हैं, बहुत सारी चीजें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए और पता करिए कि यार मेंटरशिप भी क्या कॉस्ट है, और बहुत मिनिमम कॉस्ट में हम आपको मेंटरशिप देते हैं। सो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आई होप कि सारी बातें आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।